हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो चलिए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको याद होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास के एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ये डिस्कवर किया गया था इन द ईयर ऑफ 1820 बाय हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था, उसका पता लगाया था कि जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास के क्षेत्र में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इसी को बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो इसी के बाद से ये जो डिस्कवरी थी, इसके बाद से मैं बात कर रहा हूँ 1825 1825। नाम आता है माइकल फैराडे, द ग्रेट माइकल फैराडे। बिल्कुल किसी ग्रेटनेस से कम नहीं है आदमी। आप इतना नहीं जानते होंगे इनके बारे में, आपने बस अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन इनको जाना है, लेकिन ये माइकल फैराडे जो है मोस्ट अंडररेटेड साइंटिस्ट हैं। इनका जो भी योगदान है फिजिक्स के फील्ड में या जो भी मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसमें, आप इसको नकार नहीं सकते। पढ़िए कभी इस बंदे के बारे में, फुर्सत से लगा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए। तो 1820 में डिस्कवर हुआ था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, नाम याद रखिएगा, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। और 1825 में सर माइकल फैराडे के दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर, ध्यान दीजिएगा, कि अगर इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या इसका उल्टा भी संभव है? इफ इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है? क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है क्या? और इस सवाल के जवाब के लिए माइकल फैराडे लग गए और पूरे 6 साल की मेहनत के बाद 1831, डेट लिखना है तो लिख लो, 17 अक्टूबर 1831 को इनको ज्ञात हो गया, उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया कि हाँ भाई हाँ, अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, मैंने बोला 6 साल की कड़ी मेहनत, 6 years ऑफ हार्ड वर्क। तो बैठे तो नहीं होंगे, एक्सपेरिमेंट्स किया होगा। तो देखो इन्होंने क्या क्या किया है। लेट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में है अपने पास एक कॉइल। दिस इज द कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड और करंट में कोई रिलेशन है या नहीं। देखो मैग्नेटिक फील्ड और करंट में रिलेशन तो है यार, क्योंकि पहले या 1820 से ही पता चल गया था कि करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इनका उल्टा था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है क्या। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखा हुआ है, कुछ हरकत नहीं हो रहा है, बंदा परेशान है। अचानक से क्या हुआ, हो सकता है कुछ मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज हो गया, अचानक से तुक्के में चेंज हो गया। बी चेंजेस, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी चेंजेस। तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। दोस्त
किसी भी तरीके से हुआ हो, किसी भी तरीके से हुआ हो, तुक्के में चेंज हो गया, हो सकता है इस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कहीं हिल गया, डुल गया, तो बी चेंज हो गया, कैसे भी करके बी चेंज हो गया। तो ही ऑब्जर्व कि इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ है। करंट को देखा तो नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रखा होगा। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कॉइल में, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को पता लगाने वाला डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, यानी धारामापी। तो या बी चेंज होता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ है। बोले यार कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो, चलो और कुछ करके देखता हूँ, और कुछ करके देखता हूँ। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने इस बारी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल चेंज नहीं किया, बी को बोला साला कांस्टेंट रहने दे, बी को कांस्टेंट रहने दे। गलती से इसका मान लो ये जो रेडियस आर इस कॉइल का, तो चलो ये रेडियस चेंज हो गया, कैसे भी करके रेडियस चेंज हो गया। और रेडियस चेंज हुआ मीन्स एरिया चेंज हो गया। क्या बोल रहा हूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, ही ऑब्जर्व कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है, और अगर बी को कांस्टेंट रखा है, और अगर इस कॉइल का एरिया भी चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो भी करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। दो चीज़ें तो पता चल रही है। बोले कुछ और करके देखते हैं यार, मज़ा आ रहा है, कुछ और करके देखते हैं। बोले ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा अपना कॉइल। बी को कांस्टेंट रहने देते हैं, बी को कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट। बोले इसको घुमाता हूँ, इसको ऐसे घुमाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, घुमाता हूँ। सो व्हेन ही रोटेट्स द कॉइल, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ मेरे भाई, करंट वहाँ प्रोड्यूस नहीं हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, आई प्रोड्यूस, एरिया चेंज, आई प्रोड्यूस। बी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, इसको रोटेट कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो भाई यहाँ पे कैसे रोटेट कर रहे हैं। सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस प्लेन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल ऐसा है, तो कॉइल को आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो कितना एंगल है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और, देखो यार ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये रहा कॉइल को आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, कॉइल को ऐसे रोटेट करवा रहे हो, तो एंगल में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, एंगल थीटा का थीटा ही है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट ऑफ कॉइल डजंट चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा वहाँ पे। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा कॉइल, ये रोटेट करवा लो, कोई चेंज नहीं है, थीटा में कोई चेंज नहीं है, तो आई प्रोड्यूस नहीं होता, करंट वहाँ पे इंड्यूस नहीं होता। बोले यार ये तो मज़ा नहीं आया, कुछ और करके देखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ले बेटा इसको घुमाऊंगा ज़रूर। तो कैसे घुमाया, ये ले लिया ऐसे, ये कॉइल को ना इस एक्सिस के अबाउट घुमाया। ये कैसे घुमाया होगा भाई, इसको बोलता है ना, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको ऐसे घुमाओ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसे रोटेट किया है तो बी तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, और थीटा चेंज हुआ है तो करंट प्रोड्यूस हुआ है, आई प्रोड्यूसेस। तो ये रहा, देखो बंदे ने किया होगा 1000 चीज़ें, 6 साल में बस इतना ही काम नहीं किया होगा, बहुत सारा उल्टा सीधा ऊपर नीचे बहुत सारे परिवर्तन किए होंगे, बहुत सारा चेंजेस किया होगा। हम लोग केवल उसको देख रहे हैं जिसमें कुछ मिला है। यही बात है दोस्त, दुनिया केवल आपकी सफलता देखती है, उसके पीछे का जो नाकामयाबियाँ हैं उसको कोई देखना नहीं चाहता। तो ये आप देखो कि ये नहीं कि 6 साल में सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो 2 दिन का भी काम नहीं है। हाँ भाई, लेकिन उसको पता नहीं था, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, गलती से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया, एरिया चेंज हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया, बी कांस्टेंट है फिर भी से, और यहाँ पर उसको रोटेट करवा रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन क्योंकि वहाँ पर थीटा में कोई चेंज नहीं है। अगर आप देखोगे दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द कॉइल, तो कॉइल ऐसे घुमा लो, कोई ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं है। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, कोई चेंज नहीं होता। और जब वहाँ चेंज नहीं होता है तो वहाँ पर करंट भी इंड्यूस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कैसे रोटेट करवा रहे हैं, सपोज दिस इज द कॉइल, तो कॉइल को ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, कॉइल को ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल चेंज होता है, थीटा चेंज है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस केस में भी करंट प्रोड्यूस होता है। बोले यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बी चेंज करंट प्रोड्यूस, एरिया चेंज करंट प्रोड्यूस, थीटा चेंज करंट प्रोड्यूस, बी ए थीटा, बी ए थीटा, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है बी ए थीटा को, कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है, लेकिन बी ए थीटा को कहाँ देखा है, अरे साला कहाँ देखा है, यहाँ देखा है मेरे भाई, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, क्या है ये, B is the magnetic field, A is the area of the coil and theta is the angle between, okay, B and A। तो यहाँ पर B चेंज होता है, फाई चेंज होता है, अभी बताएंगे आपको, बताएंगे फाई क्या है, फाई B क्या है, A चेंज होता है, फाई चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, फाई चेंज होगा, B चेंज होगा, फाई चेंज होगा, A चेंज होगा, फाई चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, फाई चेंज होगा, कुल मिला के फाई चेंज हो रहा है, कुल मिला के फाई चेंज हो रहा है। यानी अगर फाई चेंज होता है, अगर फाई बी चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है। और इस फाई बी के नाम की चिड़िया का नाम दिया है, होता है ये, इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। दोस्त मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, तो ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही, देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे मैं कोई एक सरफेस रख दिया हूँ, दिस इज द सरफेस प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द सरफेस प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले सरफेस से जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी परपेंडिकुलरली, केवल नॉर्मली वाले को ही, नॉर्मली में वाला नॉर्मल नहीं, और नॉर्मल में सामान्य नहीं, नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली वाला नॉर्मली। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई सरफेस है तो उस सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई सतह या कोई भी प्लेन रखा हुआ है, कोई भी कुछ भी रखा हुआ है, तो उस सतह से, उस सरफेस से जितने नंबर ऑफ, जितने चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं, उन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का नाम है चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या बेसिकली, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। कम टू दैट एक्सपेरिमेंट, आइए उस एक्सपेरिमेंट पे वापस आइए। बी चेंज होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ए चेंज होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, थीटा चेंज होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, कुल मिला के क्या चेंज होता है, कुल मिला के फाई बी चेंज होता है, कुल मिला के टोटली वहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, सब चीज़ निर्भर है इस चीज़ पे, और ये है चिड़िया मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, when the magnetic flux change, when the magnetic flux linked with a coil changes, जब भी किसी कॉयल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब भी किसी कुंडली से संबंधित या जो बधा हुआ जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें चेंज होता है, तो करंट इंड्यूस होता है। ये ऑब्जर्व किया है फैराडे ने। अभी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पूरा डिफाइन नहीं किया हूँ, अभी बस इतना बताया हूँ कि एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या है। किसी भी कॉयल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो वहाँ पे एक करंट इंड्यूस होता है। देखो, इसको आपके सिलेबस या आपके बुक में आपने कैसे पढ़ा होगा कि उन्होंने ले लिया था एक सोलिनॉइड, दिस इज अ सोलिनॉइड, ध्यान से देखिए, लड़का वाला एक्सपेरिमेंट देखो, ये रहा एक गैल्वेनोमीटर और ये ले लिया एक मैग्नेट, ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, कोई
कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये मान लो ये N है, ये S है, ये अपने जगह पे है, ये अपने जगह पे है, नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, यानी कि इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, व्हाट ही ऑब्जर्व कि जब इसको इसके पास लाए हैं, जब इसको इसके पास लेके आए हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, मीन्स वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। जब इसको इससे दूर लेके जाते हैं फिर भी डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इस केस में डिफ्लेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। पहले इधर था तो इस केस में इधर हुआ है। मान लो पास लाने पर डिफ्लेक्शन इधर हुआ है तो दूर ले जाने पर डिफ्लेक्शन इधर हुआ है। इसको उल्टा करके देखा, अब साउथ को पास लेके आए तो डिफ्लेक्शन इधर हुआ, साउथ को दूर लेके गए डिफ्लेक्शन इधर हुआ। ये तो बात हो गई कि अगर आपका कॉइल रेस्ट में है, मैग्नेट को ला रहे हैं या ले जा रहे हैं तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। उन्होंने क्या बोला, चले यार इसका थोड़ा सा उल्टा कर लेता हूँ, मैग्नेट को हिरन देता हूँ, कॉइल को लेके आता हूँ, कॉइल को उसके पास या दूर ला के देखता हूँ तो भी वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, तो भी वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। बस एक ही केस है जब करंट प्रोड्यूस नहीं होता, जब दोनों रेस्ट में होते हैं। जब दोनों रेस्ट में होते हैं, दोनों में से अगर कोई एक भी चलता है, दोनों में से अगर कोई एक भी मोशन में है, दोनों में से अगर किसी एक में भी मूवमेंट हो रहा है तो करंट इंड्यूस होता है। इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। इट मीन्स अगर इन दोनों में रिलेटिव चेंज हो या रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना चाहिए। तो अगर मान लो ये रेस्ट में और ये चल रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, और उस केस में इसके रिस्पेक्ट में इसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है। या फिर अगर ये रेस्ट में ये चल रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, और उस केस में इसके रिस्पेक्ट में इसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है। तो वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, वेन एवर यानी दोनों में जो कोई एक भी चलित मान है, दोनों में से अगर कोई एक भी चल रहा है, सो वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, then in the coil an EMF induced, then in the coil an EMF or you can say potential difference induces। जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उस कॉइल में एक EMF इंड्यूस होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है। और अगर आपका कॉइल क्लोज्ड है तो वहाँ पे करंट भी फ्लो होता है, करंट भी इंड्यूस होगा। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमिनन को आप बोलोगे, इस घटना को बोलोगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो क्या बोल रहे हैं, वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड अ मैग्नेट देन एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी कॉइल कुंडली और चुंबक के बीच में एक आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और अगर आपकी कुंडली बंद है तो वहाँ पे एक धारा भी प्रवाहित होती है। इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिंबल से मतलब ये समझ जाओ आप कि जब अच्छा क्या हो रहा होगा, इसको पास आने से हो क्या रहा होगा। सर अभी तो आप इससे पहले बताए थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है, मैं अभी भी अपने बात पे हूँ। सच्चा मर्द अपने बात से पलटता नहीं है, मैं अभी भी अपनी बात पे हूँ। कैसे हूँ देखो यार, थोड़ा सा मैग्नेट को इधर बना लेता हूँ। जब मैग्नेट दूर में है, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स, घूम के उधर जाना है, ठीक है। तो उस केस में देखो बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस उससे पास हो रही हैं। इससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बहुत ही कम है। जब मैं इसको पास लेके आऊँगा, जब मैं उसको पास लेके आऊँगा तो क्या करूँगा, जब मैं इसको पास लेके आऊँगा तो मान लो मैं मैग्नेट को यहाँ ले आया, दिस इज द मैग्नेट। जब पास लेके आया तो मैग्नेट यहाँ आ गया। इस केस में क्या होगा, क्या हुआ है, इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, अभी बढ़ गया है, ऑब्वियस सी बात है, दूर ले जाओगे तो कम हो जाएगा। यानी कि जब मैग्नेट को आप पास या दूर ले जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होता है, तो EMF इंड्यूस होता है। यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके,
So the phenomenon of production of electric current, the phenomenon of production of electric current due to the change in the magnetic flux of any coil, that is known as electromagnetic induction. ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये घटना कहलाती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें हो क्या रहा है, देखो यार, इसमें हो ये रहा है कि एक्चुअली में मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सर फिर आप ना झूठ बोलते हो, अभी तो आप कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड और क्या क्या बोल रहे थे, अभी ये मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल, अरे यार मूवमेंट यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है कॉइल में, इलेक्ट्रिक करंट। तो मूवमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट में। बस जरिया इसने क्या चुना है, इस अपने आप को इसमें बदलने का जरिया चुन लिया है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को चुन लिया है कि बेटा मैं तेरे जरिए ना इस तक पहुंच जाऊंगा, माध्यम बना लिया बस मैग्नेटिक फील्ड को। सो इन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली कन्वर्ट्स इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ और बाई मैग्नेटिक फील्ड, बस और कुछ नहीं, बाई वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस बात है, बाई वेरिंग लिख लीजिए आप, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिनोमिनन है तो फिनोमिनन से रिलेटेड लॉस भी होंगे, LOSS नहीं, LOSS नहीं, अरे वो है ना ऐसा वाला कुछ गोलमाल वाला था ना, जो कुछ कौन सा भाई को बोलता है, ठीक है वो तो लगा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैराडेस लॉ, फैराडेस लॉ ऑफ EMI, फैराडेस लॉ ऑफ EMI, कौन सा लॉ, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए देखते हैं ये फैराडेस लॉ क्या है। जो लॉ नंबर 1 है, प्रथम नियम जो है, प्रथम, दोनों को मिला के लिखता हूँ, प्रथम लॉ जो है क्या बोलता है कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस कॉइल में एक EMF इंड्यूस होता है, और अगर वो कॉइल क्लोज्ड है तो उसमें एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोला कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड, जुड़ा हुआ, बंधा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक EMF इंड्यूस होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और अगर वो कॉइल क्लोज्ड है तो उसमें करंट भी फ्लो होगा, एंड दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, और ये जो EMF इंड्यूस हुआ है उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे। जो करंट इंड्यूस हो रहा है, जो EMF इंड्यूस हो रहा है उस कॉइल में, उसका एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ओके, सेकंड लॉ मीन्स सेकंड नियम, सेकंड लॉ मीन्स सेकंड नियम क्या बोलता है कि यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हुआ है ना, जो EMF इंड्यूस हुआ है, चलो EMF को मैं E दिखा देता हूँ। जो EMF इंड्यूस हुआ है, द इंड्यूस्ड EMF इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। Induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux. The rate of change of magnetic flux, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रेट जितना ज़्यादा होगा EMF उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा। इसका क्या मतलब है, ये रहा मेरा, दिस इज माई कॉइल, एक्चुअली दिस इज माई कॉइल एंड दिस इज माई मैग्नेट। अगर मैं आराम से ला रहा हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे EMF धीरे धीरे इंड्यूस होगा, मतलब कम इंड्यूस होगा। और अगर मैं ऐसे ले आया, ऐसे करूँ तो, ऐसे करूँ तो, जल्दी और जल्दी करूँ तो जितना ज़्यादा जल्दी EMF
मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना जल्दी जल्दी चेंज होगा, आपकी ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसी को बोलते हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दिस इज द टू नियम्स ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ें, जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया, करंट इंड्यूस हो गया, ये तो क्लियर हो गया फैराडे के एक्सपेरिमेंट से। और फैराडे ने बकायदा लिख के ले लिया नियम, लीने दे दिया, लिख के दे दिया ले नियम। करंट जो इंड्यूस्ड हुआ है, करंट हमने देखा था अभी, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस, जा रहा है या आ रहा है, तो उस केस में ये जो गैल्वेनोमीटर है उसकी हरकत बदल जाती है, कभी तो इधर जा रहा 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 है। और जब इसका हरकत इधर इधर हो रहा है, मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है करंट का। तो सर जब ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन के लिए भी कोई नियम दे दो, डायरेक्शन के लिए भी कोई नियम दे दो। दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं, लिख लो लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ ये क्यों है? दिस इज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन बताने के लिए हम लोगों के पास है लेंज लॉ। कौन सा लॉ? लेंज लॉ, लेंजेस लॉ। लेंज का नियम है, लेंज का नियम, ये है लेंज का नियम। और ये जो है ना मोस्ट ह्यूमन लॉ है। मोस्ट ह्यूमन लॉ का मतलब क्या है? इसका बिहेवियर ना बिल्कुल हम लोगों के जैसा है, एकदम मनुष्य जाति के जैसा है। साइंस में इतना इन ह्यूमन लॉ और कोई दूसरा नहीं है। चलिए देख लीजिएगा, अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे होगा ये। चलिए, सपोज दिस इज माई कॉइल। अभी कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो मेरे को मैटर नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं बहुत सारे हैं। और ये मैं लेके आ रहा हूँ किसको? मैग्नेट को। चलो मैं मैग्नेट को लेके आता हूँ। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल लेके आ रहा हूँ, जो यूं लेके आ रहा हूँ। तो अभी ऐसी बात है, देयर इज रिलेटिव मोशन, और जब रिलेटिव मोशन होगा तो करंट इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। डायरेक्शन कैसा होगा साला, उसमें करंट डायरेक्शन कैसे होगा? तो देखो क्या बोलता है, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जब आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आओगे तो इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो उस कारण का ही विरोध करेगा जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। इस कुंडली में जो विद्युत धारा प्रेरित हुई है, उत्पन्न हुई है, उसकी दिशा ऐसी होगी कि वह उस कारण का ही विरोध करेगी जिसके कारण से वह उत्पन्न हुई है। इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में सुनो। The direction of the induced current in the coil in such a way so it opposes the cause by which it produces। ये साला उस कॉज को ही अपोज करता है जिससे कि वो प्रोड्यूस हुआ है, उस कॉज को ही अपोज करेगा जिससे कि वो प्रोड्यूस हुआ है। द डायरेक्शन विल बी, डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो उस कॉज को ही अपोज करेगा जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है। तो क्या वजह क्या है? वजह तुम हो, ये है वजह। नॉर्थ पोल इसके करीब आ रहा है, नॉर्थ पोल इसके करीब आ रहा है, तो नॉर्थ पोल को अपने करीब आने से रोकेगा। और नॉर्थ पोल को अगर उसको अपने करीब आने से रोकना है तो इसको खुद में नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा। अगर इसको इस कुंडली में जो धारा उत्पन्न हुई है, ठीक है, वो इस नॉर्थ पोल के करीब आने से उत्पन्न हुई है, तो अगर इसको, ये कॉज यही है, नॉर्थ पोल का करीब आना ही रीजन है, इट द कॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ द करंट इन दिस कॉइल। तो डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो इस नॉर्थ पोल को अपोज कर सके, यानी कि यहाँ पर ये खुद में क्या बन जाएगा? खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा, खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा। और खुद नॉर्थ पोल बनने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है। खुद नॉर्थ पोल बनने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा मेरे भाई। यानी कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा?
यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये हो गया। अब जब इसको दूर लेके जाओगे मेरे भाई, जब मैं इसी नॉर्थ को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, मैग्नेट वही, सब कुछ वही, बस अब ये दूर जा रहा है, तो इस केस में डायरेक्शन कैसा होगा? फिर वही, अब ये नॉर्थ दूर जा रहा है, अब ये नॉर्थ दूर जा रहा है, तो फिर से उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा। यानी नॉर्थ पोल का दूर जाना ही रीजन है उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा, तो इसको फिर से अपोज करेगा, फिर से ये इसको दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि दूर जाना ही रीजन है जो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इसको अगर दूर जाने से रोकना है तो इसको बनना पड़ेगा साउथ पोल, तो इसको बनना पड़ेगा साउथ पोल, और साउथ पोल के लिए इसको कैसे घूमना पड़ेगा मेरे भाई? साउथ पोल के लिए इसको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, साउथ पोल के लिए इसको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है भाई कि किसी भी कुंडली में, किसी भी कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होता है कि वह उस कॉज का ही अपोज करता है जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुआ है। दैट इज लेंजेस लॉ। तो सिंपल सा आप मेन आप ये याद रखिए कि लेंजेस लॉ किस लिए है? डायरेक्शन बताने के लिए कि कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए है आपके पास लेंजेस लॉ। अच्छा, मैंने बोला था मोस्ट ह्यूमन नेचर का है, क्यों? हम लोग भी ज़िंदगी के से हर मोड़ पे जो हमारा इनर्शिया है अपोज करता है चेंज को, हम भी अब चेंज को अपोज करते हैं। ज़िंदगी के हर पड़ाव पर देखिए हम चेंज को मीन्स उसका विरोध ही करते हैं, जो कि यहाँ हो रहा है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए, ये तो हो गया लेंजेस लॉ जो कि कॉइल में इंड्यूस करंट को देगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लें? सो नाउ वी आर गोइंग टू, अच्छा मान लो आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, चलो दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर, दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, ओके, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नॉर्थ पोल और यहाँ पे ले लेता हूँ साउथ पोल। तो ऑब्वियस ही बात है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम दिस टू दिस, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब मान लो ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, यानी कि उसमें मोशन है, इस कंडक्टर में मोशन है। और जब इस कंडक्टर में मोशन है, इसका साफ सा मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और ये जो कंडक्टर है उसके बीच में एक रिलेटिव मोशन है, और जब रिलेटिव मोशन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी करंट इंड्यूस होगा। तो इस केस में करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए कौन सा लॉ पढ़ा है क्या? राइट हैंड रूल। कौन सा राइट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की, जो आपको किसी भी कंडक्टर में, स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन बताता है, उसका डायरेक्शन बताएगा ये। तो कैसे होगा डायरेक्शन? अब ऐसी बात है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। चलिए देखते हैं क्या खेल है। अच्छा, थंब लेना है, ये तो बहुत अच्छा बचपन से कर रहे हैं, ये मत करवाओ दोबारा, कर लो एक बार, कर लो बस। ये थंब है, फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है, यानी कि बीच वाली उंगली है, ये माध्यिका है, माध्यिका ही बोलेंगे ना, मध्यमा है, तर्जनी है, अंगूठा है। फैला लो, ऐसे फैला लो कि सब आपस में लंबवत हो जाएं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली कहीं से भी देख लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे से कर कहीं भी कर लो, अच्छा कहीं मजा आ रहा है, ऐसे से कर लो, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिख रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब यदि ये कौन है, ये कौन है? तर्जनी, यानी कि फोर फिंगर, इफ फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ, बना लो इधर। अच्छा, मैं डायग्राम में तो एक नंबर हूँ, राइट हैंड रूल है ना ये, तो ऐसे भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ले लिया है। तो ऐसे मत समझ लेना कि लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड रूल है। फोर फिंगर
This shows the direction of magnetic field. Four fingers show the direction of magnetic field. Okay, and if thumb shows the direction of motion of the conductor. Thumb shows the direction of motion of the conductor. मान लो कंडक्टर ऊपर जा रहा है, ये कंडक्टर ऊपर जा रहा है, तो दिस इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर. देन ये जो होगा ना, ये मध्यमा मीन्स मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. या फिर से सुन लीजिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, अगर ये फोर फिंगर किसके डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, और थंब जो है मोशन को रिप्रेजेंट करता है या मोशन के डायरेक्शन में है, तब ये जो फोर फिंगर मिडिल फिंगर है, दिस मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो यहाँ पे करंट इंड्यूस कैसे होगा, ठीक है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द, ये ऊपर उठ रहा है, यानी करंट किधर जाएगा, करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. करंट विल बी, ये ऊपर आ रहा है ना, ये कंडक्टर ऊपर आ रहा है, करंट ऐसे नहीं आ रहा है, करंट ऊपर आ रहा है, तो दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मोशन. कंडक्टर ऊपर आना चाह रहा है या आ रहा है, मोशन का ऊपर है, तो द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज Fleming's right hand rule which gives the direction of the induced current in straight conductor. कॉइल के लिए लेंस लॉ है और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए Fleming's right hand rule. It is also known as डायनामो रूल. इसको आप लोग डायनामो रूल भी बोलोगे. लेफ्ट हैंड रूल को मोटर रूल बोलते हैं. Fleming's लेफ्ट हैंड रूल, दो हाथ हो गया मेरे पास. Fleming's लेफ्ट हैंड रूल इज मोटर रूल एंड Fleming's राइट हैंड रूल इज, दिस इज लेफ्ट हैंड रूल. Fleming's लेफ्ट हैंड रूल इज मोटर रूल एंड Fleming's राइट हैंड रूल इज डायनामो रूल. क्योंकि ये मोटर में काम आता है, मोटर का वर्किंग, जनरेटर का वर्किंग. अवर नेक्स्ट टॉपिक यही है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, मोटर एंड जनरेटर. मोटर और जनरेटर ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरेटर की. जनरेटर और डायनामो, हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की. इलेक्ट्रिक जनरेटर. ओके, क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, सबको पता है. इसी को आप डायनामो भी बोल सकते हो, डायनामो है, डायनामो, या इसी को आप क्या बोलोगे, क्या तो बोलते हैं हिंदी में, डायनामो जनरेटर ही बोलते हैं क्या, कुछ बोलते हैं जनरेटर. चलो जनरेटर ही बोलेंगे, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा. इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायनामो इज इलेक्ट्रिक जनरेटर. सो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy. सर अभी तो ये कुछ आप बताए थे ऐसा कुछ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अरे वही तो है. इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI. ये दो चीज़ें आप याद रखिए. इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर. और इसमें होता क्या है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कन्वर्ट होता है. बिल्कुल देखिए कन्वर्जन, क्योंकि एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो दिस इज इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. चलिए अब इसे टाइप्स को देख लेते हैं. दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स. नंबर वन इज AC जनरेटर एंड नंबर टू इज DC जनरेटर. बिल्कुल मेरे को पता है, लोग बके होंगे यहाँ से फॉरवर्ड करके, इतना बताइए सर मेरे को. हाँ चलो, ये सबको पता होता है. AC जनरेटर, DC जनरेटर, ऐसा जनरेटर जो AC करंट प्रोड्यूस करेगा, जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, वो AC जनरेटर है. जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा, वो जनरेटर है. ओके, AC और DC करंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे. सो AC करंट
जो प्रोड्यूस करेगा वो एसी जनरेटर है, और जो डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा वो डीसी जनरेटर है। दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, और वर्किंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको पता है कि एसी करंट में करंट का डायरेक्शन फिक्स्ड टाइम इंटरवल में चेंज होता रहता है। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल में कंटिन्यूसली चेंज होगा, लेकिन डीसी करंट क्या होता है, एक कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में बहने वाला चीज़ है। ये एक ही डायरेक्शन में बहेगा, हो चल निकल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो ऐसा क्या डिफरेंस है एसी जनरेटर में और डीसी जनरेटर में कि एक में तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, दूसरे में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, उसके वर्किंग को देखते हैं, जिससे कि आपका दोनों का ही एक जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, कंस्ट्रक्शन सेम है, कुछ चीज़ें एक दो चीज़ें अलग होगी जिसकी वजह से ये चेंज आ रहा है। चलिए देखते हैं वो चेंज क्या है। सो हियर इट इज, दिस इज एसी जनरेटर एंड दिस इज डीसी जनरेटर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की संरचना में, दोनों की बनावट में, दोनों के कंस्ट्रक्शन में कोई खास अंतर नहीं है। तो पहले देख लेते हैं ये आपका एसी जनरेटर कैसे काम करता है और इसके मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर। सबसे पहले इसमें होता है आर्मेचर। जो ये ABCD ये जो कॉइल है दैट इज नोन एज आर्मेचर। आर्मेचर इज फाउंड बाई, आपको लेना है सॉफ्ट आयरन का कोर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटिंग कॉपर वायर की वाइंडिंग करनी है। आपने देखा होगा क्या करना है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर है, ये जो शेप रेक्टेंगुलर है ये किसी भी शेप में हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी नहीं कि वो रेक्टेंगुलर ही हो, सर्कुलर भी यूज करते हैं कहीं कहीं। तो यहाँ पे चलो ये आपका जो दिस इज द कोर, एक्चुअली में आपका जो आर्मेचर है ABCD ये एक आयरन फ्रेम है, सॉफ्ट आयरन का फ्रेम है, जिसके ऊपर आपको कॉपर इंसुलेटिंग कॉपर वायर की वाइंडिंग करनी है। ओके, वाइंडिंग करके आपने आर्मेचर रेडी कर लिया। फील्ड मैग्नेट्स N और S फील्ड मैग्नेट्स हैं, क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जरूरी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना जरूरी था। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फील्ड मैग्नेट। स्लिप रिंग्स, देखिए ये जो है आपका रिंग, यहाँ पे एक जो रिंग दिख रहा है R1 एंड R2 आर द स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग जनरली जो है ये ब्रास का बना होता है, ठीक है। स्लिप रिंग, ये क्वेश्चन आपके काम का चीज़ है। देखो आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप का नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा ये तो नहीं बोलेगा कि चल बेटा तू जनरेटर का वर्किंग बता, नहीं, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या करता है, उसके मेन पार्ट्स में क्या क्या काम, ये पूछ सकता है आपसे। इसलिए हम लोग ज़्यादा इसके वर्किंग पे फोकस नहीं करेंगे। मेन पार्ट्स में ये रहा आपका आर्मेचर ABCD जो कैसे बनता है, आपको सॉफ्ट आयरन कोर लेना है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग करनी है, उसके बाद आपका आर्मेचर रेडी। और ये कहाँ पे रखा है, टू फील्ड मैग्नेट्स N और S के बीच में। और यहाँ पे स्लिप रिंग है जो कि जनरली बना होता है ब्रास का। स्लिप रिंग पूरा एक रिंग है, पूरा एक रिंग है, देखिए कंप्लीट रिंग है R1 एंड R2। और R1 और R2 से B1 और B2 इनको बोलते हैं ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन के बने होते हैं। तो देखो यार ये जो R1 और R2 जो है, ये R1 और ये जो R2 है, ये स्लिप रिंग्स कॉइल के साथ रोटेट होंगे। ये स्लिप रिंग कॉइल के साथ रोटेट होंगे, ये स्लिप रिंग जो है वो कॉइल के साथ रोटेट होते हैं। लेकिन B1 और B2 ये रोटेट नहीं होता, वो फिक्स है, ठीक है। और B1 ही B2 वो आदमी है या वो आदमी हैं जो कि करंट को एक्सटर्नल सर्किट तक ले जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हो गए मेन पार्ट्स ऑफ द एसी जनरेटर। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मेन पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। सब कुछ तो वही है, वही किस्से हैं, वही कहानियाँ हैं, ABCD, ओके, एंड NS फील्ड मैग्नेट्स। ये क्या हुआ, अरे यार ब्रशेस भी B1 B2 है, नाम तो R1 R2 है लेकिन ये आधा हो गया है। जी हाँ, इसी को बोलते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। और इसी की वजह से वहाँ पे जो है करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे यूज किया है पूरा एक कंप्लीट रिंग, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मैं वर्किंग आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ, आपके काम की चीज़ नहीं है।
बच्चे को क्लास 10th वाले बच्चों को 12th वाले बच्चों को लिखवाते हैं, समझाते हैं। आप बस ये याद रखिए, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC जनरेटर एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ DC जनरेटर। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट वन इज, यहाँ पे स्लिप रिंग्स होता है और यहाँ पे होता है स्प्लिट रिंग, जिसको बोलते हैं जेनरिक कम्यूटेटर बोलेंगे। एक ही रिंग को काट के इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया है, ठीक है। तो ये है AC जनरेटर और ये है DC जनरेटर। दोनों ही EMI के प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करेगा, और दोनों का वही काम है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पर ऐसा करंट प्रोड्यूस होता है जिसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा। AC जनरेटर यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है DC जनरेटर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आप पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का, जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर। एक्चुअली में उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ही देख लेना था, लेकिन चलो बचा है तो वो उसको भी निपटाएं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? सो दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और आपके घर के हर एक कोने में इलेक्ट्रिक मोटर है। फैन इलेक्ट्रिक मोटर है, मिक्सी इलेक्ट्रिक मोटर है, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिक मोटर है, कूलर इलेक्ट्रिक मोटर है। जहाँ पे भी रोटेशन हो रहा है वहाँ पे लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन आपके घर में जो जनरली जो मोटर्स हैं वो AC मोटर्स हैं। हम लोग यहाँ पे DC मोटर को डिस्कस करेंगे। AC मोटर और DC मोटर के कंस्ट्रक्शन में उतना ही डिफरेंस है जितना कि AC जनरेटर और DC जनरेटर में डिफरेंस होता है। यहाँ पे स्प्लिट रिंग है और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है। और यार DC वाले में क्या होता है? DC वाले में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है, स्प्लिट रिंग बोल सकते हो। वहाँ पे जनरली क्या होते हैं? रिंग्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किस फिनोमिनन पे काम करेगा? इसका प्रिंसिपल क्या है भाई? इसका प्रिंसिपल क्या है? जनरेटर तो काम करता है इस प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ये कौन सा प्रिंसिपल पे? देखो, इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप एक करंट कैरिंग कॉइल को, दिस इज द करंट कैरिंग कॉइल, आपने करंट का सप्लाई दिया है। अगर आप एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। जब भी आप एक धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। देखो टॉर्क, आई थिंक आपको पता होना चाहिए टॉर्क क्या है। तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और करंट कैरिंग कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है टाउ, इसका है बिना तेरे मर जाएंगे सब, बिना साइन थीटा, NBA साइन थीटा, बिना है। I भी तो है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग कॉइल। अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, NBA साइन थीटा, या फिर बिना साइन थीटा, बिना तेरे ना एक पल हो। बिना से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरे भाई। दुखती दर्द पे हाथ मत रख मेरे दोस्त, बहुत तकलीफ होगा। तो बिना, तो टाउ इज इक्वल टू बिना साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू बिना साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? इलेक्ट्रिक मोटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर आप एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, मेन पार्ट देख लीजिए। यहाँ भी आर्मेचर है, यहाँ भी फील्ड मैग्नेट है, यहाँ भी स्प्लिट रिंग है, यहाँ भी प्रोसेस है। बस यहाँ पे क्या करना है? आपको सप्लाई करना है। यहाँ पे सप्लाई करोगे वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर। मैं बिल्कुल वर्किंग नहीं समझाऊंगा कि करंट इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, करंट इधर आ रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है।
ये बच्चों को समझाते हैं। आपके काम की चीज़ यहीं पे है कि इलेक्ट्रिक मोटर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, और टॉर्क का फॉर्मूला भी बता दिया आपको, और मेन पार्ट्स यहाँ पे हैं। चलिए, तो ये यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो लास्ट लेक्चर में खत्म हो गया था। आज आपने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ढूंढ दिया है, तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, अलविदा, शुक्रिया। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरे इस वीडियोस को उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। अगर अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो फिर आगे बढ़िए यार, कोई दिक्कत नहीं।